हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई थिंक अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सब अवगत होंगे कि शास्त्रा देशानुसार आपका जो पेपर है वो दिसंबर के लास्ट वीक में होगा, जो कि ऐसा हमारा शासनादेशानुसार पता चल रहा है। और बोर्ड का फॉर्म फिल भी हो रहा है। तो 100% है कि पेपर आपका दिसंबर के लास्ट वीक में ही होगा। तो इसी शासनादेशानुसार को देखते हुए पीएसपी क्लासेस ने सीरीज स्टार्ट कर दिया है। इस सीरीज की कड़ी में हम मैथ को लेकर के आए हैं। मैथ को सीरीज के द्वारा सॉल्व कराएंगे, जो कि सेकंड सेमेस्टर का ये है, फोर्थ पेपर होता है और 25 नंबर का आता है। आपको पता है कि ये 25 नंबर का आता है और बहुत सारे बच्चों का इस मैथ में बैक लगता है। 25 नंबर में इसमें मैथ में बहुत बैक लगता है और बच्चे डरते भी बहुत ज्यादा हैं इससे। तो जिन बच्चों को लगता है कि हमारा गणित में बैक लग जाएगा या हमारा गणित कमजोर है, तो ऐसे बच्चे निश्चिंत होकर के टीएसपी क्लासेस से जुड़ जाएं और जो यह सीरीज चल रहा है उसे बहुत ही धैर्यपूर्वक देखें और पढ़ें। तो 100% गारंटी है कि यहाँ से आपको 18 से 20 नंबर कहीं नहीं गया है। इस चीज को आप पहले पढ़ लीजिए, उसके बाद एग्जाम दे करके आइए, फिर बताइएगा कहाँ से क्या प्रॉब्लम हुई है। संभवतः दिक्कत बिल्कुल नहीं होगा। आप बिल्कुल टीएसपी क्लासेस से जुड़िए और जो सीरीज सॉल्व कराया जा रहा है उसको 1 से 2 बार 3 बार अवश्य देखिए। ठीक है। तो देखिए, उसी सीरीज की कड़ी में हम कराते हैं ये मैथ का जो है। जैसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक त्रिभुज की भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज होगा। देखिए, कह रहा है एक त्रिभुज की जो भुजाएं दिया है वो 3 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है और 8 सेंटीमीटर है। ठीक है। तो कौन सी त्रिभुज होगी? चलिए, तो देखिए इसमें दिया है, पहला ऑप्शन दिया है समकोण त्रिभुज होगा, दूसरा ऑप्शन दिया है अधिक कोण होगा, तीसरा दिया है विषमबाहु होगा और चौथा दिया है त्रिभुज संभव नहीं है। आपको ये देख करके लग रहा होगा कि यार ये तो विषम त्रिभुज हो सकता है, समकोण तो होगा नहीं। ठीक है, समकोण तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि समकोण त्रिभुज जो होता है वो पाइथागोरस थ्योरम पे चलता है। पाइथागोरस थ्योरम का मतलब ये होता है समकोण त्रिभुज आपका ये हो जाता है, ये। तो ये तो होगा नहीं। अधिक कोण, बिल्कुल अधिक कोण भी नहीं होगा। आपको ये लग रहा होगा ये विषम त्रिभुज हो सकता है, क्योंकि तीनों भुजाएं क्या हैं? असमान है। इस तरीके से समथिंग कुछ होगा। इसको यहाँ से मिलाते हैं। समथिंग इस तरीके से कुछ होना चाहिए, लेकिन नहीं, ये भी नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ये त्रिभुज बन ही नहीं पाएगा। 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर, जो ये 8 सेंटीमीटर है ना, ये बहुत लंबा हो जा रहा है। अगर आप सपोज दैट मान लेते हैं कि ये 8 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये 8 सेंटीमीटर का मान लिया हमने, एक भुजा बना लिया, ये 8 सेंटीमीटर हो गया। फिर उसके बाद हम 3 सेंटीमीटर खींच लेते हैं, ये 3 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है। अब एक क्या खींचना होगा? 5 सेंटीमीटर। जब यहां से यहां तक आप खींचेंगे ना, तो ये 5 सेंटीमीटर नहीं, ये लगभग 6 सेंटीमीटर से ज्यादा हो जाएगा। इसलिए किसी भी परिस्थिति में ये त्रिभुज संभव नहीं होगा। अगर इसकी जगह यहाँ 6 होता या मे बी 7 होता तो संभव था, लेकिन 8 सेंटीमीटर से अगर ऊपर, 7 सेंटीमीटर से अगर ऊपर हो रहा है, ये त्रिभुज संभव नहीं होगा। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन द सही है। ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है? कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं में से प्राकृतिक संख्या है, बताया जा चुका है। आप पिछली क्लास को देख लीजिए, पढ़ाया जा चुका है। कह रहा है निम्नलिखित में संख्याओं में से प्राकृतिक संख्या बताइए। कह रहा है प्राकृतिक संख्या क्या है? प्राकृतिक संख्या, जैसा आपको पता है कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, एक से लेकर के अनंत तक की जो संख्याएं होती हैं वो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। तो इसमें हमारा √2 नहीं होगा, ये प्राकृतिक संख्या में नहीं आएगा। 3.5 ये भी नहीं आएगा। जीरो नहीं आता है, क्योंकि जीरो क्या आता है? जीरो पूर्ण संख्या में आता है। जीरो हमारा पूर्ण संख्या में आता है ये। अगर पूर्ण संख्या की बात करता तो जीरो होता। तो अब बचा क्या? चौथा ऑप्शन, दो। यानी प्राकृतिक संख्या हमारी कौन सी है? दो। एक से लेकर के अनंत तक की जो संख्याएं होती हैं वो क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्या होती है।
ठीक है, ये हुआ। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या नहीं है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय संख्या पढ़ाया जा चुका है कि परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन्हें हम p बटा q के रूप में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। वो क्या होती हैं, परिमेय संख्या होती है, परिमेय संख्या होती है। और अपरिमेय संख्या जिसे हम p बटा q के रूप में ना लिख सके, वो हमारी अपरिमेय संख्या होती है। तो देखिए हम ऑप्शन में बात कर लेते हैं, ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या नहीं है, पूछ रहा है कौन सी परिमेय संख्या नहीं है, दैट मीन्स अपरिमेय संख्या पूछ रहा है कि कौन सा अपरिमेय संख्या होगा। तो देखिए 22/7 इसे हम p बटा q के रूप में लिख रहे हैं। हाँ, तो ये क्या है, परिमेय संख्या है, यानी ये भी ऑप्शन गलत है। फिर सवाल देखिए, ऐसे सवालों को एक बार नहीं दो बार पढ़िएगा, क्योंकि अक्सर होता क्या है कि एग्जाम में कंफ्यूजन हो जाता है, हम नहीं ये वाला पोर्शन नहीं देख पाते हैं, सीधा कहते हैं निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या है, झटके में देख लेते हैं और ऑप्शन ऑप्शन हम तुरंत लगा देते हैं। इसलिए आप जब भी एग्जाम दीजिएगा, जो प्रश्न रहेगा, पहले प्रश्न को अच्छे से अगर आप देखे रहेंगे तभी आप आंसर सही बता पाएंगे। अदरवाइज आप जल्दबाजी के चक्कर में आता हुआ प्रश्न आपसे चला जाएगा। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या नहीं है, कह रहा है परिमेय संख्या नहीं है मतलब अपरिमेय संख्या पूछ रहा है। तो 22/7 ये परिमेय संख्या है, ये हमारा क्या है, परिमेय संख्या है। और 0.69 ये भी हमारा परिमेय संख्या है। कैसे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 69 के बटा 100 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, दशमलव हटाइए, दो जीरो नीचे करिए, ये भी हमारा परिमेय संख्या, यानी p बटा q के रूप में इसे भी हम लिख दिए, ये भी हमारा परिमेय संख्या ही हुआ। यानी ये भी नहीं ऑप्शन है, ये भी गलत है। 5/√16 इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 5 के बटा 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा, ये भी हम p बटा q के रूप में इसको भी हम लिख लिए, यानी ये भी हमारा ऑप्शन नहीं, ये भी परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या है। पूछ रहा था परिमेय संख्या नहीं है, तो ये जो पाई होता है ये हमारा क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है, यही हमारा ऑप्शन सही है। पाई क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, ब होगा। ठीक, चलिए चौथा प्रश्न देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से सर्वसम क्या है। क्या है, निम्नलिखित में से सर्वसम क्या है। सर्वसंख्या पढ़ाया जा चुका है, समीकरण व सर्वसंख्या का अध्याय था, उसमें पढ़ाया जा चुका है। सर्वसंख्या क्या है, देखिए सर्वसंख्याएं वे संख्या होती हैं जो एक निश्चित मान के लिए संतुष्ट करती हैं। एक निश्चित मान रखने पर दोनों पक्षों का लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यू क्या हो जाती है, समान हो जाती है, वो हमारी क्या होती है, सर्वसंख्या होती है। तो देखिए इसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की बात ही नहीं है, क्योंकि इसमें बराबर आया ही नहीं, एक ही पद आया। जब बराबर करके समथिंग कुछ और इक्वेशन लिखा होता तो हम बात करते, इसलिए वैसे ही गलत है, सीधा सीधा गलत है, सर्वसंख्या के रूप में है ही नहीं। क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के फॉर्म में होना चाहिए, बराबर का एक पक्ष और होना चाहिए, इसमें नहीं है, इसलिए बिल्कुल नहीं है। हाँ, अब इसमें चेक कर लेते हैं, स वाले में, स वाले में हम चेक कर लें। अगर हम यक्स बराबर एक रखें, स वाले में यक्स बराबर एक रखें, एक बताया गया ना, स्वर संख्याएं वे होती हैं जो एक निश्चित मान के लिए दोनों को संतुष्ट करती हैं, यानी एक निश्चित मान रखने पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो हम यक्स बराबर एक रख लेते हैं इसमें, इस वाले में, स में ऑप्शन में। तो 4 इंटू यक्स, यक्स यहाँ एक है तो यहाँ रखेंगे तो 4 इंटू 1, 4 1 का 4 हो गया, और बराबर 2 इंटू 1 और प्लस क्या हो गया, 6 हो गया। तो देखिए 4 1 का 4, यानी 4 1 का 4 हुआ, और बराबर 2 1 का 2 और 6 4 10, क्या हो गया, 10। लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल राइट हैंड साइड, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या बराबर हुआ, क्या नहीं, बराबर नहीं हुआ, तो ये सर्वसंख्या नहीं है। दूसरा ऑप्शन, स वाला ऑप्शन भी गलत है। अब देखिए द वाले ऑप्शन की बात कर लेते हैं हम पहले। द वाले ऑप्शन की बात कर लें तो इसमें देखिए यक्स बराबर अगर हम एक रखेंगे तो यहाँ एक हो जाएगा, प्लस यहाँ 4 हो जाएगा, और यहाँ क्या हो गया 6, और माइनस यहाँ क्या हो गया 3 इंटू यक्स, यहाँ एक रखेंगे तो 4 1 5 हो गया, और बराबर 6 - 3 = 3 1 3। तो 5 बराबर क्या हो गया, 6 में से 3 गया 3, क्या ये बराबर है, नहीं बराबर है। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर नहीं है, यानी ये भी सर्वसंख्या नहीं है। जब हमारा 3 ऑप्शन गलत हो गया, चौथा ऑप्शन स्वाभाविक सी बात है सही हो जाएगा। अब सही हो जाएगा वो तो ठीक है, लेकिन हम चेक कर लेते हैं कैसे। यक्स बराबर यहाँ भी हम क्या रखेंगे, यक्स बराबर एक रखने पर, जब यक्स बराबर एक रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2, और यक्स का मान 1 + 1 बराबर 2 इंटू 1 और प्लस 2 हो गया।
तो ये हो गया 2 इंटू एक एक दो, दो दूनी चार हो गया, बराबर दो एक का दो और प्लस दो। देखिए चार के बराबर चार हो गया, यानी ये हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये हमारी क्या है, सर्वसंख्या है। तो निम्नलिखित में से सर्वसंख्या कौन सा है, ब वाला ऑप्शन सही है, क्योंकि यह एक निश्चित मान के लिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या हो जा रहा है, बराबर हो जा रहा है। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या हो जा रहा है, बराबर। जब बराबर हो जा रहा है तो ये क्या हमारा है, क्या है, सरसंख्या है। ठीक है, चलिए देख लीजिएगा इसको। चलिए अब हम देखते हैं पांचवा प्रश्न, देख लेते हैं। पांचवा प्रश्न क्या कह रहा है। हाँ, ये प्रश्न बहुत अच्छा है, घातांक से संबंधित प्रश्न है ये। तो पांचवा प्रश्न ये कह रहा है कि 3x, 3 के पावर x प्लस 2 इक्वल टू 81, तो यक्स का मान होगा। पूछ रहा है इसमें यक्स का मान क्या होगा। तो देखिए लगा लेते हैं सवाल, हम इधर सॉल्व करते हैं यहाँ पे। देखिए ये हो जाएगा 3 पावर x प्लस 2 और बराबर क्या, 81। ऐसे सवालों को अब इसमें पूछा है यक्स का मान बताइए। देखिए ऐसे सवालों को लगाने के लिए आप क्या करिएगा, ये होता है बेस, जो नीचे लिखा हो ये 3 है, ये बेस कहलाता है, और जो ऊपर वाला है वो घात है। तो ऐसे सवालों को हमेशा हम क्या करते हैं, बेस को बराबर करने की कोशिश करते हैं। अगर यहाँ 3 है तो इधर भी 3 आ जाना चाहिए, तब तो अगर बेस बराबर तो घात बराबर हो जाता है। घात को हम बराबर दिखा देते हैं। जैसे 81 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 त्रिक का 9, त्रिक 27, तिया 81, यानी 3 के पावर क्या लिख सकते हैं, 4। हम 27 को क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे सॉरी 81 को, 81 क्या लिख सकते हैं, 3 के पावर 4 लिख सकते हैं, नहीं क्या लिख सकते हैं, क्योंकि 3 का पहाड़ा 4 बार, अगर 3 का गुणा 4 बार करेंगे, 3 इंटू 3, तो 3 त्रिक का 9, त्रिक 27, तिया 81 आया कि नहीं, 3 के पावर कितना हो गया, 4 हो गया। अब देखिए एक फार्मूला ये होता है, एक स्टेटमेंट होता है कि अगर बेस बराबर हो गया तो घात को हम बराबर दिखा देते हैं। यानी 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी, बेस बराबर हो गया, अब हम घात को बराबर दिखा देंगे। x+2 इक्वल टू 4, तो x का मान यहाँ से निकाल दीजिए, 4, 2 को पंक्षांतर कर दीजिए, 2 हो जाएगा, 4 में से 2 गया 2। यक्स की वैल्यू कितनी आएगी, यक्स का मान पूछ रहा है, यक्स का मान कितना आ गया, 2। ऑप्शन कौन सा सही है, असही है, ये हो गया। चलिए अगला देखिए, कह रहा है 0.0000001 का वर्ग रूप होगा। देखिए 0.000 इसका वर्ग रूप जो होगा ना, इसका वर्ग रूप पहली बात तो एक यहाँ से पेयर लग जाएगा, एक यहाँ से पेयर लग जाएगा, और 0.1 का 1 हो जाता है, 0.1 हो जाता है। तो इसका स्वाभाविक सी बात है, एक जीरो यहाँ से निकल गया, एक जीरो यहाँ से निकल गया, और इन दोनों से एक निकल गया। तो स्वाभाविक सी बात है क्या होगा, 0.0, एक जीरो यहाँ से, एक जोड़ा से यहाँ जीरो निकल गया, और एक जोड़ा जीरो से यहाँ से निकल गया, और 0.1 से ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसी क्या कर लेंगे हम, होल स्क्वायर कर देंगे। तो कौन सा ऑप्शन सही है, 0.001, ये वाला ब वाला ऑप्शन सही है। ठीक, ये हो गया। अब देखिए सातवां प्रश्न कह रहा है कि 3 के बटा -4 माइनस -5 के बटा -4 का मान कितना होगा। देखिए इसका मान पूछ रहा है। तो देखिए सबसे पहले क्या, ये 10, ये माइनस से ये माइनस कट गया, ठीक है, यहीं पे कट गया। बचा क्या चीज, यहाँ देख लीजिए क्या बचा है। अब बचा क्या, 3 के बटा -4 माइनस ये माइनस माइनस से कट चुका है, तो बचा क्या, 5 के बटा 4 हो गया। ठीक, अब देखिए हर दोनों बराबर है, जब हर दोनों बराबर है तो क्या हो जाएगा, ऊपर वाला इस हम माइनस को यहाँ से ले, यहाँ हम माइनस रख सकते हैं, इस माइनस को ऊपर लिख सकते हैं, यहाँ से हटा दीजिए, तो हो जाएगा -3 और -5 के बटा क्या हो जाएगा, 4। 5 3 8, -8 के बटा 4, 4 दूनी 8, आंसर कितना आया, -2। -2 कौन सा आंसर है, ये द वाला सही है। कितना आ गया, -2। ठीक, ये हुआ। 8 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से 80 और 90 के बीच अभाज्य संख्याएं बताइए। बताइए अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। बताया गया था कि भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याएं, अगर आप अ, इस टीएसपी क्लासेस में नए हैं तो आप इसके वीडियो को, मैथ के वीडियो को, पिछले वीडियो को आप जा करके देख लीजिए, वहां पे सारी चीजें पढ़ाई जा चुकी हैं। 80 और 90 के बीच अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, बताइए। 80 और 90 के बीच अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिसका केवल और केवल दो गुणनखंड हो, यानी ये वो एक से कटे और वह स्वयं से कटे।
तो 80 और 90 के बीच क्या आएगा? 81 आएगा, 82 आएगा, 83 आएगा, 84 हो गया, 85 हो गया, 86 हो गया, 87 हो गया और 88, 89। ठीक, और ये 90 हो गया। मान चलिए इसके बीच पूछ रहा है, तो यही पूछ रहा है कि बीज अभाज्य संख्या। देखिए 81 किस किस से कटेगा? कई संख्या से कटेगा। 3 से कट जाएगा, 9 से कट जाएगा, 81 स्वयं से कट जाएगा, 1 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 9 से कट जाएगा, 27 से कट जाएगा, एक स्वयं एक से कटेगा और स्वयं 81 से कट जाएगा। ये कतई नहीं हो सकता। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं हैं जो क्या होती हैं? एक अथवा स्वयं से कटे। तो उसमें देखिए एक आ जाएगा आपका कौन सा? 83 हो जाएगा। 83 केवल दो संख्या से कटेगा, एक एक से कटेगा और एक 83 स्वयं से कटेगा। ठीक है। उसके बाद 84 भी नहीं होगा, ये दो से कट जाएगा, 84 से कट जाएगा। 85, 85 भी नहीं होगा क्योंकि ये 5 से भी कट जाएगा। ठीक है। उसके बाद 86 भी नहीं होगा, 87 भी नहीं होगा, 88 भी नहीं होगा, 89, 89 ये भी हमारा क्या होगा? एक से कटेगा और एक से कटेगा और 89 से कटेगा। यानी कौन कौन होगा? 83 और 89। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन द सही है। ठीक, ये हुआ। अब कह रहा है छह की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या बताइए। क्या? छह की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या। बहुत ही अच्छे तरीके से अनुवर्ती, पूर्ववर्ती, उत्तरवर्ती, ये सारी चीजें समझाई गई है। आप वीडियो पीछे वीडियो मैथ में जाके देख लीजिए। बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछता ही पूछता है अवश्य। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये होता है। देखिए डीएलएड 2020 के सेकंड फेज वाले में पूछा जा चुका है यहाँ से। ठीक है। और ये इससे एक प्रश्न आना तय है। तो आप अपना एक प्रश्न पक्का कर लीजिए यहाँ से। देखिए यहाँ के मेन कंसेप्ट को समझिए। अगर आप कंसेप्ट समझे हैं तो सवाल कुछ भी बदल के देगा, अंग कुछ भी बदल के देगा, लेकिन मेन कंसेप्ट समझना आना चाहिए। देखिए अनुवर्ती को हम उत्तरवर्ती भी कहते हैं, पहले जान लीजिए होता क्या है। अनुवर्ती को हम उत्तरवर्ती, उत्तरवर्ती, कभी कभी अनुवर्ती न पूछ करके उत्तरवर्ती पूछ ले तो होता क्या है? अनुवर्ती या उत्तरवर्ती किसे कहते हैं? जो संख्याएं दी हो उससे एक संख्या आगे आप चले जाइए, वही उसका क्या हो जाएगा? अनुवर्ती या उत्तरवर्ती हो जाएगा। जैसे अगर छह है, छह का अगर हम अनुवर्ती या उत्तरवर्ती आपसे पूछें तो छह में एक जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा? सात। यही सात इसका क्या हो जाएगा? अनुवर्ती या उत्तरवर्ती होगा। नाम से आप अच्छे तरीके से परिचित रहिएगा। अनुवर्ती पूछ लेगा या उत्तरवर्ती, दोनों में कुछ भी पूछ सकता है। इस चीज का ध्यान रखिएगा। और बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट, कितना जितना कहें उससे ज्यादा 100% इससे एक प्रश्न आना तय है। अब ये आपको डिसाइड करना होगा कि इसको प्रश्न को स्किप कर जाएं या फिर इसको ध्यान दें। ठीक है। तो ये नवा 10वां नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। ये रेखागणित से है संबंधित। कह रहा है निम्नलिखित में से यक्स अंश का मान ज्ञात कीजिए। यक्स डिग्री की वैल्यू पूछ रहा है। यक्स है कहाँ? ये इसकी वैल्यू पूछ रहा है, इस वाले की। ठीक। तो इसकी वैल्यू पूछ रहा है। तो देखिए सबसे पहले आपको कोडों के बारे में पता होना चाहिए। नब्बे कोड क्या होता है, इसे कहते हैं। यानी समकोण किसे कहते हैं, रिज कोण किसे कहते हैं, शून्य कोण किसे कहते हैं, अधिक कोण किसे कहते हैं, ये सब सारी चीजें पता होनी चाहिए। अगर नहीं पता है तो आप उसको देख लीजिए। वीडियो में पढ़ाया जा चुका है, उसको आप जाकर देख लीजिए। तो सबसे पहले हम बात ये कर लेते हैं कि यक्स डिग्री का अगर मान निकालना है तो हम ये जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल कितना होता है? 180 डिग्री। ये अगर ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी इक्वल टू 180 डिग्री होता है। ठीक। अगर हमें इसमें से दो कोण का मान अगर पता चल जाए तो हम तीसरे कोण का मान निकाल सकते हैं, बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। इसमें से देख लीजिए केवल एक कोण का मान पता है। हम अंदर की बात कर रहे हैं, अभी इसकी बात कर रहे हैं। ध्यान दीजिए, हम केवल अंदर की बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं। इसमें केवल एक कोण का मान पता है, इस कोण का भी मान नहीं पता है और इस कोण का भी मान नहीं पता है। अगर हम कहीं से इस कोण का मान निकाल लें तो बड़े आसानी से हो जाएगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल क्या होता है? 180 डिग्री होती है। यहाँ हम लिख दे रहे हैं कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी इक्वल टू 180 डिग्री, ये होता है।
तो देखिए होना क्या है, यहाँ से, अच्छा एक चीज और ये भी जान लीजिए कि एक ऋजु कोण यानी एक सरल रेखा में कितने अंश कोण बनता है, 180 अंश में। एक सरल रेखा में कितने अंश कोण बनता है, 180 अंश बनता है, 180 डिग्री। तो बताइए मुझे, ये वाला जो एंगल है ये इतना है, अगर हम इतना मिला दें इसको तो 180 होना चाहिए, क्योंकि एक सरल रेखा कितने अंश कोण बनता है, 180 अंश का बनता है। तो इतना अगर 107 अंश है तो ये वाला भाग कितना होगा, तो हम क्या कर दें, 180 में से 107 घटा दें तो यही वाला ना बचेगा। यानी 180 में से 107 अगर हम घटा देंगे तो कितना बच जाएगा, 10 में 7 गया 3, और यहाँ कितना बचा, 9, 9 हो गया, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ बताया 7, क्या हो गया, 73 डिग्री। ठीक है, 10 में से 7 गया 3, यहाँ बचा 7, 7 हो गया ये। तो ये कितना हो गया, यही जो आया ये कितनी डिग्री हो गई, 73 डिग्री। अब मुझे बताइए, अगर ये 73, ये 51, तो ये कितना, तो भाई बताए हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है, 180 अंश होता है। फिर माइनस, अब हम यही कर दें, इसमें से घटा दें 180 में से, इन दोनों को जोड़ करके घटा देते हैं, 51 डिग्री प्लस 73 डिग्री, घटा दीजिए इसमें से 180 माइनस, तो 3 एक के 4 और 7 5 12, 12 एक 13, 134। अब 134 घटा दिए, 10 में से 4 गया 6, यहाँ कितना बचा, 7 में से 3 गया 4, 7 में से 3 गया 4, कहीं गलत हो रहा है क्या, 3 एक 4 और 7 5 12, सॉरी गलत हो गया, 7 5 12, ये देखिए ये हो गया। अब ये 180 में से जब 124 घटाएंगे तो कितना आएगा, 56 डिग्री आ जाएगा। यही इसका आंसर हो गया। देखिए एक बार फिर से समझ लीजिए कि करना क्या है, कि इसमें कुछ नहीं है, ये त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 अंश होता है, एक कोण पता है और दो कोण नहीं पता था, और यहाँ एक बाह्य कोण दिया था 107 डिग्री, इसको बाह्य कोण बोलते हैं, त्रिभुज के बाहर है इसलिए इसको बाह्य कोण बोलते हैं। 107 डिग्री दिया था, तो हम जानते हैं कि एक सरल रेखा पर 180 अंश कोण बनता है। अगर इतना कोण कट गया, यहाँ से इतना कोण पता है, तो इतना कोण हम निकाल लेंगे, 180 में से इतना घटा देंगे तो यही वाला आ जाएगा। वही चीज यहाँ भी किए हैं, 180 में से 107 घटा दिए तो ये वाला कोण पता हो गया, 73, अंदर वाला। अब जब ये 73 और ये 73, तो ये कितना, तो इन दोनों को जोड़ करके 180 में से घटा देंगे, तो 51 और 73 जोड़ करके 180 में से घटा दिए, तो आया कितना, 56 डिग्री, यही इसका आंसर हो गया। ठीक, तो बस प्रैक्टिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जितना आप प्रैक्टिस कर लेंगे वही आपके लिए प्लस पॉइंट रहेगा। चलिए देखिए, अब कह रहा है कि ऋण पूर्णांक संख्या क्या है। अब बताइए ऋण पूर्णांक संख्या क्या है, ये भी पढ़ा जा चुका है, ऋण पूर्णांक संख्या क्या होती है। तो सबसे पहले आपको ये पता करना होगा ऋण पूर्णांक संख्या होती किसा है, किसे कहते हैं। देखिए एक संख्या रेखा होता है, ये ये आपका संख्या रेखा है, यहाँ पे जीरो होता है, यहाँ पे क्या होता है, जीरो होता है। उसके बाद देखिए शून्य के बाईं ओर की जो संख्याएं होती हैं ना, वो हमेशा क्या होती हैं, पूर्ण संख्या होती है, ऋण पूर्ण संख्या होती है। शून्य के हमेशा बाईं ओर जो भी संख्याएं रहेंगी वो सब ऋण पूर्ण संख्या, जैसे -1, -2, -3, माइनस, ऐसे चला जाएगा। तो शून्य के बाईं तरफ जो भी संख्याएं रहेंगी वो सब क्या रहेंगी, ऋण पूर्णांक संख्या रहेगी। वो कभी भी बटा में नहीं हो सकता, ना करड़ी में हो सकता है, ना जीरो हो सकता है। हम ये कह रहे हैं कि जीरो एक पीक पॉइंट है, एक मिड पॉइंट होता है, उसके दाईं ओर धनात्मक पूर्ण संख्या होती है, उसके बाईं ओर ऋणात्मक पूर्ण संख्या होती है। तो बाईं तरफ जब हम चलेंगे तो बाईं तरफ जो भी संख्याएं प्राप्त होंगी वो सब माइनस प्राप्त होंगी, लेकिन वो बटा में नहीं रहेगा और ना ही करड़ी में रहेगा, वो एक संख्या के रूप में रहेगा। तो देखिए इसमें से क्या है, -3 × 5 ये नहीं है, -5, हाँ ये है, ये हमारी ऋण पूर्णांक संख्या है, कि शून्य के बाईं तरफ जब चलेंगे तो जो संख्याएं प्राप्त होंगी वो ऋण पूर्णांक संख्या होंगी, जीरो नहीं हो सकता। करड़ी में 7, -7 ये भी नहीं है क्योंकि करड़ी में नहीं होता है। ठीक, चलिए
अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि क्या शून्य का गुणात्मक प्रतिलोम होता है? पूछ रहा है, क्या शून्य का गुणात्मक प्रतिलोम होता है? तो आप मुझे बताइए, पहले चीज तो ये बताइए गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है? ये पढ़ाया जा चुका है, गुणात्मक प्रतिलोम किसे कहते हैं? तो देखिए, जिस किसी का गुणात्मक प्रतिलोम निकालना हो, जिस किसी का गुणात्मक प्रतिलोम निकालना हो, उसमें उस ऐसी संख्या से गुणा करिए कि उसका मान एक हो जाए। जैसे अगर हम कहते हैं 2/3 का गुणात्मक प्रतिलोम बताइए, तब तो इसमें ऐसी संख्या से हम गुणा करें कि इसका मान एक हो जाए। तो क्या करना होगा? 2/3 में इसी संख्या को उलट करके इसका गुणा कर दीजिए, 3/2 कर दीजिए। 2/3 का अगर हम गुणात्मक प्रतिलोम आपसे पूछ रहे हैं, 2/3 का अगर गुणात्मक प्रतिलोम पूछ रहे हैं, तो गुणात्मक प्रतिलोम का डेफिनेशन ये हो जाता है कि गुणात्मक प्रतिलोम में जिस किसी संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम पूछे, उसमें ऐसी संख्या से गुणा करिए कि उसका मान क्या हो जाए? एक हो जाए। तो जिसका गुणात्मक प्रतिलोम पूछेगा, उसी के उल्टा से गुणा कर दीजिएगा, उसकी वैल्यू हमेशा एक आ जाएगी। जैसे 2/3 का पूछ रहा है, तो इसमें 3/2 का गुणा करिए, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, बराबर आंसर कितना आ जाएगा? एक। जो कि सिद्ध हो गया कि गुणा करने पे उसकी वैल्यू एक होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कुछ और पूछ रहा है, कह रहा है क्या शून्य का गुणात्मक प्रतिलोम होता है? तो भैया आप शून्य का उल्टा क्या कर सकते हैं क्या? नहीं। शून्य का उल्टा शून्य होगा, शून्य का शून्य गुणा करेंगे तो कभी एक नहीं आएगा, जीरो ही आएगा। इसलिए शून्य का गुणात्मक प्रतिलोम नहीं होता है। सॉरी, ये ऑप्शन सही है। क्या है? नहीं होगा। शून्य का गुणात्मक प्रतिलोम नहीं होता है, तो ऑप्शन ए सही है। ठीक। अब देखिए, -1 और 1 के बीच कितनी परिमेय संख्याएं प्राप्त की जा सकती हैं? पिछले क्लास में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया गया है कि -1 और 1 के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं प्राप्त की जाती हैं। ये थ्योरेटिकल पोर्शन है, इसको आप याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है। यानी कितना होगा? अनंत। ऑप्शन 10 सही है। -8 का योगात्मक प्रतिलोम। अब देखिए, गुणात्मक प्रतिलोम हो गया, अब यहाँ पे योगात्मक प्रतिलोम पूछ रहा है। तो देखिए, होता क्या है कि योगात्मक प्रतिलोम में कि जिस संख्या का योगात्मक प्रतिलोम पूछे, उसमें ऐसी संख्या को जोड़िए जिससे कि उसका मान जीरो हो जाए। जैसे -8 का योगात्मक प्रतिलोम पूछ रहा है, इसमें क्या ऐसा जोड़ दें कि इसका मान जीरो हो जाए? तो स्वाभाविक सी बात है, -8 है तो आप +8 अपने से जोड़ दीजिए। -8 और +8 का जब करेंगे तो इसका मान कितना आएगा? जीरो आ जाएगा। तो स्वाभाविक सी बात है कि -8 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा? -8 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा? +8 होगा। क्या होगा? +8 होगा, जो कि इनमें से कोई नहीं दिया ही नहीं है। 16 दिया है, -16 दिया है, 16/1 दिया है, जबकि गलत है। तो जिस संख्या का अगर पूछे 8 का योगात्मक प्रतिलोम, तो आप बताएंगे -8 हो जाएगा। अगर पूछे कि -12 का योगात्मक प्रतिलोम, तो क्या बताएंगे? 12 हो जाएगा। ठीक। तो विपरीत चिन्ह हो जाए बस। माइनस में दिया है तो उसका वही संख्या रहेगा, प्लस कर देना होगा। अगर प्लस में दिया हुआ है तो वही संख्या रहेगी, माइनस कर दीजिएगा, योगात्मक प्रतिलोम हो जाएगा। तो -8 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा? -8 का योगात्मक प्रतिलोम +8 होगा। क्या होगा? +8 होगा, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया है, इसलिए ऑप्शन कौन सा सही है? द। फिर देखिए, पूछ रहा है -16 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा? -16 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा? हमने बताया था कि ऐसे संख्या से आप ऐसी संख्या जोड़िए जिससे उसका मान क्या हो जाए? जीरो हो जाए। तो इसमें क्या जोड़ेंगे? +16। तो -16 का योगात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा? +16, जो कि इसमें से नहीं है, अर्थात इनमें से कोई नहीं ऑप्शन सही है। अगर -16 दिया है, इसका पूछ रहा है, तो +16 हो जाएगा। अगर -10 दिया है, पूछ रहा है -10 का योगात्मक प्रतिलोम, तो क्या हो जाएगा? +10 हो जाएगा। बस इतना ही रहेगा। ठीक। चलिए, 16 नंबर क्या कह रहा है? जब दो अनुपात समान हो तो उसके ऐसे संबंध को क्या कहते हैं? मिश्रित अनुपात, सरल अनुपात, समानुपात, इनमें से कोई नहीं। जब दो अनुपात समान हो, जैसे अगर 5:3 एक अनुपात हो गया, और 4:2, अगर ये दोनों समान हैं तो उसमें उसके बीच में कौन सा चिन्ह लगता है? ऐसे नहीं लगता है, फिर वो ऐसे लिखा जाएगा, 5:3 समानुपाते। समानुपाते मतलब बराबर होता है 4:2।
2। तो ये किसका चिन्ह है? ये समानुपाते का किसका चिन्ह है? ये चार जो बिंदु रखा है किसका चिन्ह है? समानुपात का। तो जब दो अनुपात समान हो तो उनके ऐसे संबंध को क्या कहते हैं? समानुपात कहते हैं। क्या कहते हैं? समानुपात। ध्यान रखिएगा इस चीज को। फिर देखिए कह रहा है समानुपातिक पदों 20 अनुपाते 30, समानुपाते 60 अनुपाते 90 में क्या 20 और 60 मध्य पद हैं? 30 और 90 मध्य पद हैं। 20 और 30 बाह्य पद हैं। 30 और 60 मध्य पद है। पूछ रहा है कि इसमें समानुपातिक पदों में 20, 30, 60, 90, 20 और 60 मध्य पद हैं। 20 और पहले हम पहले ऑप्शन विचार कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर 1 पे विचार करते हैं। ऑप्शन 1 कह रहा है 20 और 60 मध्य पद है। 20 यहाँ है, 20 यहाँ है, 20 यहाँ पे है और 60 यहाँ है। क्या ये मध्य पद है? नहीं, 60 तो मध्य पद है लेकिन 20 मध्य पद नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। ऑप्शन बी क्या है? 30 और 90 बाह्य पद हैं। 30 यहाँ है और 90 यहाँ है, यानी 30 तो मध्य पद हो गया और 90 तो बाह्य पद हो गया। जबकि इसमें कह रहा है 30 और 90 दोनों बाह्य पद हैं, जबकि ये भी गलत है। नहीं, स कह रहा है 20 और 30 बाह्य पद हैं। 20 और 30 ये 20 और 30 क्या बाह्य पद है? नहीं है। 20 बाह्य पद है लेकिन 30 मध्य पद में है। बचा जब तीन ऑप्शन गलत है तो चौथा ऑप्शन स्वाभाविक सी बात है सही होगा। चेक कर लेते हैं हम। कह रहा 30 और 60 मध्य पद है, ये 30 है। 30 और 60 मध्य पद है, बिल्कुल ये बीच में दोनों पद है मध्य पद है, इसलिए ऑप्शन कौन सा सही है? द वाला ऑप्शन सही है। 30 और 60 क्या है? मध्य पद है। 100% सही है। चलिए, ठीक, ये हो गया। अब 18 नंबर की हम बात कर लेते हैं। देखिए सब बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न चल रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं अगर आप सीरीज को सही से देख लेंगे तो निश्चिंत होकर के आप 18 से 20 नंबर आसानी से गेन कर लेंगे। चलिए 18 नंबर कह रहा है 25, 75, 500, 1000 समानुपात समानुपात में नहीं है, क्योंकि क्योंकि यहाँ कोई बाह्य पद नहीं है। क्यों नहीं है? बाह्य पद तो होगा ही होगा, स्वाभाविक सी बात है। बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल नहीं है। बाह्य पदों का देखिए समानुपात तभी होगा जब बाह्य पदों का गुणनफल और मध्य पदों का गुणनफल बराबर होना चाहिए। बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल, मध्य पदों का गुणनफल 3750 है। तो देखिए 25 है, 25 है, 75 है, 500 है और 1000 है। ये है। तो अगर समानुपात होगा तो बाह्य पदों का गुणनफल और मध्य पदों का गुणनफल समान होगा। तो बाह्य पदों का गुणनफल मतलब क्या? 25 बाह्य पद है और 1000 बाह्य पद है। इसका गुणा करिए। 1000 इंटू 25, जब 25 का 1000 हम करेंगे तो कितना आएगा वैल्यू? 25,000 हो गया। बाह्य पद का गुणनफल, आप मध्य पद ये दोनों हैं, 75 और 75 गुणित 500, गुणा कर दीजिए। 5 5 25 का 5 हाथ लगा 2, 5 7 35, 2 37, 00। देखिए यहाँ आया जब हम बाह्य पद का गुणा किए तो 25,000 आ गया और जब मध्य पद का गुणा किए तो 37,500 आ गया। जबकि दोनों बराबर आना चाहिए। बाह्य पद इक्वल टू मध्य पद, गुणा करने पर ये बराबर होना चाहिए, तभी तो वो समानुपात में होगा, अन्यथा नहीं होगा। जैसे 17 नंबर देख लीजिए। अगर हम इस अगर ये समानुपात में है, अगर लिखा है समानुपात सही है तो बाएं पद का गुणा कराइए, 20 का 90 में कराइए। तो 20 का जब हम 90 में कराएंगे, 9 दूनी के 18, कितना आया? 1800 हो गया। कितना हो गया? 1800 हो गया। ये बाएं पद का गुणा हो गया। इसका हो गया, ये बाएं पद का हो गया। अब हम मध्य पद का गुणा करा देते हैं। मध्य पद कौन सा है? 30 गुणित 60 करा दीजिए। 30 गुणित 60, छत्री के 18, देखिए 1800 हुआ कि नहीं हुआ? यानी अगर ये समानुपात में है तो बाएं पद का गुणा बराबर मध्य पद का गुणा होना चाहिए, जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है।
बाह्य पद का गुणा कर रहे हैं तो कुछ और आ रहा है, और अंतः पद का जब गुणा करा रहे हैं 75 में 500 करा रहे हैं तो 37,500 आ रहा है, और बाह्य पद 25,000 आ रहा है। दोनों बराबर नहीं है इसलिए समानुपात नहीं है। तो यहाँ पूछ रहा था क्यों नहीं है, तो यही वाला है ब ऑप्शन। बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल नहीं है इसलिए समानुपात नहीं है। ठीक। चलिए 19 नंबर। 19 नंबर कह रहा है 6 और 54 का मध्यानुपात क्या है। तो देखिए 6 और 54 का मध्यानुपात के लिए एक फार्मूला होता है, मध्यानुपात बराबर मध्यानुपात सी बराबर हो जाता है रूट में ए इंटू बी। हो जाता है ए इंटू बी। अगर ये आ रहा है ऐसा, अगर ऐसी वैल्यू आ रही है सी, इसमें मान रखिए और तब बताइए इसका मध्य अनुपात क्या होगा। तो सी इजकल टू ए का मान कितना है 6 इंटू बी का मान कितना है, देखिए यहाँ देख लीजिए, साफ साफ देखिए, यहाँ से रेस कर दीजिए। ये हम फार्मूला हो गया आपका। चलिए ये तो फार्मूला हो गया। अब सी इजकल टू यानी मध्यानुपात इजकल टू बराबर हो जाएगा, ए का मान कितना है 6 इंटू बी का मान कितना है 54। ये तो हम इसका सबसे पहले आप गुणनखंड कर लीजिए और यहाँ से वर्ग निकाल लीजिएगा, वही उसका मध्य अनुपात आ जाएगा। तो 6 को क्या ले सकते हैं 2 तिहाई के 6 इंटू 54 को क्या ले सकते हैं 3 त्रिका 9 दूनी 18 त्रिके 54, यही लिख सकते हैं। ये सब करड़ी में रहेगा अभी, करड़ी में। तो अब बताइए इसको हम बाहर निकालेंगे करड़ी से, तो दो दो का हम पेयर कर दें, 3 इधर और ये 3 का 3 से इधर, और बचा ये 2 का ये इसके साथ पेयर लगेगा। तो क्या हो जाएगा 2 एक निकल जाएगा, और एक इस 3 के पेयर से एक 3 निकल जाएगा, और इस ये एक 3 के पेयर से ये वाला निकल जाएगा। तो 3 त्रिका 9 दूनी के 18 कितना हो जाएगा 18, यानी इसका मध्यानुपात कितना हो जाएगा 18। ऑप्शन बी सही है। कौन सा सही है, ऑप्शन बी सही है। ठीक, ये हो गया, इसको देख लीजिए। 19 नंबर का ऑप्शन ब सही है 18। इसका फार्मूला ध्यान दीजिएगा, बाकी आप कैलकुलेशन कर लेंगे। सी इजकल टू मध्य अनुपात इजकल टू जो अनुपात दिया हो 6 और 14 का 54 का पूछ रहा है तो ए इंटू बी की में रख देंगे मान, और यहाँ से वर्गमूल निकाल लेंगे, वही उसका आंसर हो जाएगा। 20 नंबर का रहा है 5:5 समानुपाते यक्स अनुपाते 45। ये 20 नंबर का रहा है। ठीक है, इसको लगा लीजिएगा। 19 नंबर यहाँ से इसको हम इरेज कर देते हैं क्योंकि स्पेस की वजह से। चलिए ठीक। अब 5:5 तो लिख लिया, अनुपात मतलब बटा 5/5, और समानुपात का मतलब बराबर होता है, समानुपात यक्स के बटा 45, यक्स के बटा 45। अब इसी यक्स का मान निकाल दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो 5 काट दीजिए, 5×9 के 45। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, गुणा करा दीजिए, तो यक्स बराबर 9 का जब 5 में गुणा होगा 9×5 = 45। यक्स की वैल्यू कितनी आई 45। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ब सही है। ठीक है, ऑप्शन ब। ठीक है, 9, 12, 18 का लस है। अब देखिए लस और मस भी पढ़ाया गया है अच्छी तरीके से। तो 9, 12 और 18 का लस है, तो लस वो होता है कि जो संख्या, जैसे 9, 12 और 18 का लस पूछ रहा है, तो इनमें से ऐसी संख्या जो दी हुई संख्याओं से विभाजित हो जाए। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन से चेक करिए इसको। जैसे 45 है, 45 क्या दी हुई संख्याओं से विभाजित हो जाएगा, यानी जो ये 45 है क्या 9 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा, हाँ 9 से तो हो जाएगा। क्या 12 से हो जाएगा, नहीं होगा। 18 से होगा, नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए यानी जो उसका लस होगा वो दी हुई संख्याओं से पूरी पूरी विभाजित हो जाना चाहिए। अब जैसे देखिए 36, 36 देखिए किससे कटेगा, 9 चौके 36, ये कट गया। और 12 तिहाई 36, और 18 दूना
36। यानी ये 36 जो है ये पूरा पूरा विभाजित हो जा रहा है इन तीनों संख्याओं से, 9 से भी, 12 से भी, 18 से भी। जो ये लस है ये दी हुई संख्याओं से, जो 36 है ये दी हुई संख्याओं से पूरी पूरी विभाजित हो जाएंगी, जितनी भी संख्या दी है। अब 9 देखिए, 9 तो 9 से कट जाएगा, 12 और 18 से नहीं कटेगा, 27 9 से तो कट जाएगा, लेकिन और संख्याओं से नहीं कटेगा, इसलिए ऑप्शन कौन सा सही है? ब वाला, 36। कौन सा आंसर होगा? आंसर 36 होगा। चलिए, अब कह रहा है 9 के अपवर्तक हैं। देखिए, अपवर्तक भी बताया गया है, अपवर्तक वे होते हैं जो गुणज के फॉर्म में होते हैं। अब 9 के गुणज के फॉर्म में जो ऑप्शन होगा वही उसका अपवर्तक होगा। तो जैसे देखिए, 9 के 9, 9 एक का 9, 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27, 9 चौके 36, यानी ये गुणज के फॉर्म में है। ऑप्शन हमारा यही सही है। इसको भी चेक कर लीजिए, ब वाला सही कर चेक कर लीजिए। देखिए 9, ये 9 के गुणज में नहीं है, ये 3 आ गया, 3 3 एक का 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिक का 9, 3 चौके 12, ये 3 का अपवर्तक है। किसका ये 3 का अपवर्तक है, 3 का अपवर्तक है। और ये एक एक का एक हो गया, 3 हो गया, 6 हो गया, ये नहीं है, 1 9 18, ये भी नहीं है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन हमारा असही है। ठीक है। 23 नंबर देखिए, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है? सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या बताया जा चुका है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या -1 नहीं है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ऋणात्मक में होता ही नहीं है। एक हो गया, जीरो, जीरो नहीं आएगा, जीरो पूर्ण संख्या में आता है, जीरो किस में आता है? पूर्ण संख्या में आता है, इसलिए प्राकृतिक संख्या में नहीं आ पाएगा। इनमें से कोई नहीं, यानी ब ऑप्शन कौन सही है? ब। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होती है, जो कि अभी बताए हैं हम कि हमारी जो पूर्ण संख्याएं होती हैं वो कहाँ से स्टार्ट होती हैं? पूर्ण संख्याएं 0 से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3 अनंत तक होती है। और प्राकृतिक संख्या जो होती है वो कहाँ से स्टार्ट होती है? प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 कहाँ तक? अनंत तक, जितनी भी गिनती आती है। ठीक। एक है, एक क्या है? एक, ये भी बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा। थ्योरेटिकल पोर्शन, एक न तो भाज्य होता है और न ही अभाज्य होता है। एक ना भाज्य होता है, ना ही अभाज्य होता है। चलिए 26 नंबर देखिए, क्रमागत दो पूर्णांकों का अंतर होता है। क्रमागत दो पूर्णांक, क्रमागत मतलब क्रम से आने वाले, क्रम से आने, जैसे 2 के बाद 3 आएगा, तो इसमें कितने का अंतर होगा? एक का ही ना अंतर होगा। तो कोई भी हो, 25 के बाद 26 आएगा। क्रमागत दो पूर्णांकों का अंतर सदैव क्या होता है? एक होता है। क्या होता है? एक होता है। आंसर कौन सा है? एक। ठीक। अब अगला कह रहा है, किसी पूर्ण संख्या में से शून्य घटाने पर क्या प्राप्त होगा? स्वाभाविक सी बात है, कोई पूर्ण संख्या होगी उसमें शून्य घटाएंगे तो वही संख्या प्राप्त होगी। इसमें तो कुछ है नहीं कि किसी पूर्ण संख्या में से जब शून्य घटाएंगे तो संख्या वही प्राप्त होगी। प्राकृतिक संख्या क्या है? प्राकृतिक संख्या ये नहीं है, माइनस ये नहीं है, ये नहीं। हमने प्राकृतिक संख्या बताया था कहाँ से शुरू होता है? एक से लेकर के जो काउंटिंग की संख्याएं होती हैं इनफिनाइट तक, एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, ऐसे जो गिनती की संख्याएं होती है वो क्या होती है? प्राकृतिक संख्या होती है। तो प्राकृतिक संख्या इसमें कौन सा हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ठीक। अब देखिए 29 नंबर का रहा है, 1 - 8x को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए जोड़ा जाएगा। ऑप्शन के अनुसार ही जोड़ना है आपको। तो बताइए, 1 - 8x को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या जोड़ा जाए? अगर 8x² जोड़ दिया जाए, देखिए हम चेक कर लेते हैं, अगर 8x² जोड़ दिया जाए, 8x² प्लस 1 - 8x कर लें, तो क्या बनेगा? 8 का वर्गमूल कहाँ होगा? 8 का वर्गमूल नहीं हो पाएगा। 4 होता तो बन जाता, 8 का तो वर्गमूल होगा नहीं, 8 का घनमूल हो सकता है, इसलिए ये वाला नहीं होगा। एक, एक प्लस एक जोड़ेंगे, एक एक दो, दो और -8x है। अगर हम एक एक को जोड़ देंगे, 2 - 8x, इससे भी नहीं बन पाएगा, ये भी गलत है। अब 16x², हम 16x² चेक कर लेते हैं, क्या 16x² बन जाएगा? देखिए इसको इरेज कर देते हैं, क्या 16x² बन जाएगा? चेक कर लेते हैं, 16x² प्लस जोड़ना है, पूर्ण बनाने के लिए जोड़ना है, 1 - 8x। देखिए इस 16 को हम लिख सकते हैं 4x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और प्लस 1 - 8x, ये बन जाएगा। ये फार्मूला बन जाएगा। हम ये कर सकते हैं कि 4x प्लस -1 का होल स्क्वायर, ये इसका फार्मूला बन जाएगा। इसको खोल दीजिए, देखिए यही चीज आएगा, ये वाला 16x² प्लस 1 - 8x, यही आएगा। देखिए खोलते हैं,
ए स्क्वायर का मतलब चार एक्स का स्क्वायर मतलब 16 एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी का मतलब ए है, ए हो जाएगा माइनस 2, ए का मतलब क्या, 4 एक्स इंटू बी, बी यहाँ क्या है एक, तो हो गया 16 एक्स स्क्वायर प्लस एक माइनस 4 दूनी के 8 एक्स, क्या आ गया 8 एक्स। यानी क्या आया, यही ऊपर वाला आ गया, नहीं आ गया ये 16 एक्स स्क्वायर प्लस 1 - 8 एक्स, यही चीज आ गया। यानी हमें इसमें क्या जोड़ देना है, 16 एक्स स्क्वायर अगर हम जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, वो पूर्ण वर्ग बन जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आई थिंक हमको लगता है समझ में आ रहा होगा आप लोग को। अगर आप लोग को समझ में आ रहा होगा, वीडियो देखिएगा, उसके बाद आप लाइक अवश्य कर दीजिएगा। चलिए ठीक है। 30 नंबर क्या कह रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक्स - 5 के गुणनखंड है। कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक्स - 5 के गुणनखंड है। देखिए द्विघात समीकरण है, क्या है ये, द्विघात समीकरण है। इसको हम इरेज कर देते हैं, इसको आप देख लीजिएगा वीडियो, आप बैक करके देख लीजिएगा अगर आप उसको समझना चाहते हैं तो। ये द्विघात समीकरण है, क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक्स - 5, एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक्स - 5, द्विघात समीकरण हल करना बताए हैं कैसे हल होता है। इस 5 का पहले आप ले जाके एक्स स्क्वायर के गुणन से गुणा करेंगे, एक्स स्क्वायर गुणांक कितना है, एक है, इसलिए 5 × 1 = 5। अब 5 का ऐसा खंड करिए घटाने पर क्या आ जाए, 4 आ जाए, घटाने पे ये चिन्ह क्या है, माइनस का है, तो घटाने पे क्या आ जाए, बीच वाला पद आ जाए। तो 5 × 1 = 5, 5 × 1 = 5 हो गया, और गुणा करने 5 आए, घटाने पे 4 आ जाए, 5 × 1 = 5, और 5 में से एक गया क्या, 4 हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 5 एक्स प्लस एक्स माइनस 5। ठीक, देखिए 5 × 5 और 5 एक्स में से एक एक्स गया, 4 एक्स आ गया, तो यहाँ से अब हम एक्स कॉमन ले लेंगे तो एक्स - 5 हो जाएगा, और प्लस यहाँ एक कॉमन लेंगे तो एक्स - 5 हो जाएगा। द्विघात समीकरण की ये प्रॉपर्टी होती है कि जो इस कोष्टक में आया है वही इस कोष्टक में भी आना चाहिए, तब तो जाकर हमारा द्विघात समीकरण सही है, अन्यथा सही नहीं है। तो क्या हो जाएगा, इन दोनों कोष्टक में से एक को लिख लीजिएगा, एक्स - 5 हो जाएगा, और अगले क्वेश्चन में x+1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, x+1, ये हो गया, ये हमारा आंसर x - 5 और x+1। अब मिला लीजिए, देखिए कहाँ सही है, x+1 x+5, x-1 x-5, और x-1 x+5, जबकि आया है x+1 और x-5, कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन अ सही है। ठीक, पहला ऑप्शन सही है। चलिए, कह रहा है किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है। देखिए किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, ये फार्मूला है, 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। कौन सा ऑप्शन सही है, अ वाला। किसी भी त्रिभुज का अगर आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो 1/2 आधार गुणित ऊंचाई से आप निकाल सकते हैं। ये तो अर्ध परिमाप का सूत्र है, यस बराबर होता है a+b+c के बटा दो, ये अर्ध परिमाप है। 1/2 गुणित आधार का स्क्वायर, ये कुछ नहीं होता है, इनमें से कोई नहीं तो गलती है। ठीक, चलिए 32 नंबर क्या कह रहा है, यदि किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर हो तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। कह रहा है यदि किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई दिया है 10 सेंटीमीटर। सबसे पहले ये आपको समझना होगा कि समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं। समबाहु त्रिभुज वो त्रिभुज होता है जिसकी तीनों भुजाएं क्या होती हैं, समान होती हैं। ये इस तरीके से, अगर भुजा ये ए है तो ये भी ए होगा और ये भी ए होगा, तो ये क्या बोलेंगे, भुजा क्यूब, क्या बोलते हैं, भुजा क्यूब। तो समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है उसका फार्मूला होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर इंटू √3/4, ये फार्मूला होता है, भुजा स्क्वायर √3/4, ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। तो अब यहाँ दिया है समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई, यानी अगर एक 10 है, अगर ये 10 है तो ये भी 10 होगा और ये भी 10 होगा। ठीक है, तो वही भुजा दिया है तो हम यहाँ रख लेंगे 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर का मतलब 100 हो जाएगा, 10 का स्क्वायर इंटू √3/4।
तो हो जाएगा, यहाँ से देख लीजिए, 10 का स्क्वायर मतलब 10 धामा 100, 100 इंटू √3/4, काट दीजिए, 25 × 4 = 100, कितना आया, 25√3। कौन सा ऑप्शन है, 25√3। और हाँ, ये वर्ग सेंटीमीटर, ये जिसमें दिया है ये सेंटीमीटर में दिया है, तो ये वर्ग सेंटीमीटर, क्योंकि क्षेत्रफल का जो इकाई होती है वो हमेशा वर्ग में होती है। ठीक है, हमेशा वर्ग में होती है, तो क्या होगा, वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ब सही है। ठीक है, फिर 33 नंबर देखिए, वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, वृत्त के क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, इसको याद कर लीजिए। वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर, ये क्या है, ये परिधि है, ये परिधि का क्षेत्रफल है, 2 पाई आर, ये परिधि का क्षेत्रफल है। और ये व्यास बटा दो, व्यास बटा दो का मतलब आर, त्रिज्या, त्रिज्या बराबर होता है व्यास के बटा दो। और पाई आर क्यूब ये नहीं है, तो ये आपका जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है वो कौन सा है, स ऑप्शन सही है, पाई आर स्क्वायर। ठीक, एक, यदि एक वृत्ताकार मैदान की त्रिज्या 7 मीटर है तो मैदान का क्षेत्रफल, वही, एक वृत्ताकार मैदान है, मैदान कैसा है, मैदान ये ऐसा वृत्ताकार है, जैसे आप ट्रैक पे जाते होंगे, दौड़ने जाते होंगे, तो वो वृत्ताकार होता है संभवतः। तो वही दिया है, वृत्ताकार मैदान की त्रिज्या दी है, व्यास का आधा त्रिज्या, ये पूरा व्यास होता है, इसको बोलते हैं। बीच से कहीं भी लाइन मिल जाएगी वो क्या कहलाएगी, जो सेंटर पॉइंट को मिलाएगी वो क्या कहलाएगी, व्यास कहलाएगी। पूरी लाइन, पूरी लाइन व्यास होती है। त्रिज्या की अगर बात करें तो इसका आधा, ये वाला पोर्शन क्या है, त्रिज्या आर है, ये क्या है, आर है। वही दिया है कि वृत्त की त्रिज्या दी है, आर इक्वल टू क्या दिया है, आर बराबर 7 दिया है, आर बराबर 7 दिया है। तो मैदान का क्षेत्रफल, तो वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल जो होगा, मैदान का क्षेत्रफल का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई का मान क्या होता है, पाई का मान 22/7 होता है, इंटू त्रिज्या आर है, आर की वैल्यू कितना दिया है, 7, तो आर स्क्वायर है तो 2 बार 7 लिख लेंगे, ये आर 7, एक सात से एक साथ कैंसिल, अब 22 कितना होगा, 154। क्षेत्रफल है तो वर्ग में होगा, और ये यूनिट क्या दिया है, मीटर, इसलिए 154 मीटर स्क्वायर। ऑप्शन कौन सा सही है, ब वाला सही है, 154 वर्ग मीटर। ठीक है, ये वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल हो गया। चलिए ठीक, अगला प्रश्न कर रहा है घन के आयतन का सूत्र। घन के आयतन का सूत्र क्या होता है, भुजा क्यूब, क्योंकि घन में 3 होता है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। जैसे ये घन है, घन या घनाभ जो भी है, ये इस तरीके से रहेगा, इसमें लंबाई रहेगी, चौड़ाई रहेगी और ऊंचाई रहेगी, इसलिए इसे ये त्रिविमी होता है, इसलिए इसका आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब में होता है, क्यूब में होता है। ठीक है, आयत का प्रत्येक कोण कितना होता है, भाई आयत ऐसे बनता है, आयत, तो प्रत्येक कोण आप बताइए, 90 अंश का है, ये भी 90 अंश का है, ये भी 90 अंश का है, ये भी 90 अंश का है, तो आयत के प्रत्येक कोण का मान कितना हो जाता है, समकोण होता है, 90 अंश के कोण को समकोण कहते हैं, आपको पता होना चाहिए। और 90 अंश के कम के कोण को क्या कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं, 90 अंश के कोण को क्या कहते हैं, 90 अंश के कोण को समकोण, और 90 अंश से कम के कोण को क्या कहते हैं, न्यून कोण, और 90 अंश से अधिक के कोण को क्या कहते हैं, अधिक कोण कहते हैं। ठीक है, तो आयत का प्रत्येक कोण क्या होता है, समकोण होता है। 16 और 40 का तृतीय अनुपात होगा। अब देखिए यहाँ भी एक फार्मूला होता है तृतीय अनुपात निकालने के लिए, एक फार्मूला होता है कि जैसे अगर तृतीय अनुपात किसी का निकालना है, 16 और 40 का अगर तृतीय अनुपात निकालना है, तो वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, 16 और 40 का, जैसे मान चलिए आपके पास ऐसे कुछ है, ये ऐसे हो जाएगा, 16 के बटा 40, मान लेंगे कि माना तृतीय अनुपात यक्स है, माना तृतीय अनुपात, एक मिनट देखिए अच्छे से देख लीजिए, यहाँ कर लेंगे हम कि माना तृतीयानुपात बराबर यक्स, तो तृतीय अनुपात यक्स है, तो इसको हम कर लेंगे 16 के बटा 40 बराबर 40 के बटा यक्स। इसी को आप सॉल्व कर लेंगे, उसका तृतीय अनुपात निकल जाएगा। तो देखिए
4 से काट दीजिए, 4 चौके 16 और 4 दहम्मा 40। ठीक है, फिर ये क्या हो जाएगा, फिर इसको काट दीजिए, 10 चौके 40, फिर ये गुणा हो जाएगा, यानी 1/10 हुआ बराबर 4/यक्स। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो एक्स इक्वल टू 10 चौके 40, यानी तृतीय अनुपात कितना आ जाएगा, 40 हो जाएगा। तो सॉरी सॉरी, यहाँ देखिए गलत कट गया, 4 दहम्मा 40, यहाँ क्या हो जाएगा, 10 जाएगा, यहाँ 10 होगा, थोड़ा सा गलती हो गया काटने में। देखिए ये हो जाएगा 40 के बट्टा यक्स, 4 से काटेंगे जब 40 तो कितनी बार जाएगा, 10 बार जाएगा, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ 10 होगा। अब 10 का जब 10 में गुणा कराएंगे तो 10 दहम्मा 100 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 100। तो तृतीय अनुपात कितना हुआ, तृतीय अनुपात 100 हुआ। ठीक है, अब देखिए 38 नंबर का रहा है x² + 2y + 3 कैसा व्यंजक है। तो आपको पता होगा कि इसमें देखिए एक यक्स का फॉर्म चल रहा है, एक वाई का फॉर्म चल रहा है, तो स्वाभाविक सी बात है अगर सजाती होता तो यक्स का यक्स के फॉर्म में चलता, तब ऐसे होता x² + 2x + 3, तब तो ये सजाती होता, क्योंकि एक ही जात के यक्स यक्स के ही साथ आते समीकरण में, तब तो सजाती होता। लेकिन यहाँ वाई आ गया इसलिए सजाती तो होगा नहीं। विजाती क्या है, बिल्कुल विजाती है, क्योंकि एक यक्स की जाति है और एक वाई की जाति है, इसलिए क्या है, विजाती है। इनमें से कोई नहीं, मतलब नहीं है। ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन ब सही है। अब ये पूछ रहा है 9y² + 4y + 8 कैसा व्यंजक है। अब इसमें देख लीजिए, एक ही जात के आए हैं, वाई यहाँ भी आया, वाई यहाँ भी आया, इसमें कहीं यक्स नहीं आ गया, जेड नहीं आ गया, कुछ नहीं आया, केवल वाई के फॉर्म में है, इसलिए ये कौन सा होगा, सजाती होगा। विजाती भी नहीं होगा, सजाती होगा। समीकरण में पक्ष होते हैं, समीकरण में कितने पक्ष होते हैं, स्वाभाविक सी बात है, समीकरण रहेगा तो समीकरण में दो पक्ष रहेंगे। जैसे अगर कर दीजिए x² + 2x + 3 इक्वल टू क्या, 0, इक्वल टू 0 होना बिल्कुल जायज है, तो इसलिए समीकरण में कितने पक्ष होते हैं, समीकरण में दो पक्ष होते हैं। 3x² + 5x - 2 व्यंजक कैसा समीकरण है। तो ये इसमें पहला ऑप्शन है द्विघात समीकरण, तीसरा सरल समीकरण, n घात समीकरण, द्विघात समीकरण। देखिए द्विघात समीकरण, इसमें देखिए सबसे पहले घात कितना है, मैक्सिमम घात कितना है, मैक्सिमम घात कितना है, 2 घात है। जब मैक्सिमम घात 2 घात है तो ये क्या होगा, द्विघात समीकरण ही होगा। सरल समीकरण तब होता है जैसे 3x + 4 दे देता बराबर कुछ समथिंग दे देता, ये क्या हो जाता, ये सरल समीकरण हो जाता। और यन घात समीकरण का मतलब होता है जैसे ऐसे रहता, 3x⁻n + 5x माइनस ऐसे समथिंग देता, ये पावर n रहता, तो यन घात का समीकरण होता। और द्विघात का मतलब कुछ नहीं है, तो स्वाभाविक सी बात है कि हमारा क्या होगा, द्विघात समीकरण होगा, क्योंकि मैक्सिमम घात कितनी है, 2 है। अगर मैक्सिमम घात 3 होती तो क्या हो जाता, त्रिघात समीकरण होता। अगला प्रश्न देखिए ऐसे ही है कुछ, 42 नंबर का रहा है x + 1 का होल क्यूब बराबर 0 व्यंजक कैसा समीकरण है। अब आप घात से डिफाइन करेंगे कि इसमें मैक्सिमम पावर कितना है, वही हमें बताएगा कि कौन सा घात का है। तो मैक्सिमम पावर देखिए x + 1 के पावर होल क्यूब है, तो मैक्सिमम पावर कितना है, 3 है। जब मैक्सिमम पावर 3 है तो ये कौन सा घात होगा, त्रिघात समीकरण होगा। दो घात होता तो द्विघात समीकरण होता, और पावर अगर ये 3 की जगह n हो जाता तो ये n घात समीकरण हो जाता। कुछ पावर न रहता तो कौन सा रहता, सरल समीकरण रहता। ठीक, तो सारे ऑप्शन को बता दिया जा रहा है आपको, इससे ये होगा, हो सकता है प्रश्न में ये ना पूछ करके द्विघात पूछ ले, या सरल पूछ ले, या यन घात पूछ ले, तो एक प्रश्न ये इस चारों ऑप्शन को बता दिया जा रहा है एक प्रश्न से। इसलिए आप इसको बड़े ध्यान पूर्वक समझिएगा, क्योंकि मैथ है, जरूरी नहीं है कि वही सवाल आ जाए, कुछ चीजें चेंज कर देगा, लेकिन अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आसानी से सवाल आ जाएगा। चलिए, फिर कराया 43 नंबर, ax + bx - ay - by के गुणनखंड है, कराया इससे गुणनखंड याद कीजिए। देखिए सिंपल है, इसमें कुछ नहीं है। यहाँ देखिए ax + by, यहाँ दोनों में क्या दिख रहा है, कॉमन दिख रहा है, यक्स दिख रहा है। हाँ, यक्स कॉमन ले लेंगे, अगर आप यहाँ यक्स कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, a + b बच जाएगा। ये दोनों एक साथ रख लीजिए, ये दोनों एक साथ रख लीजिए। अब इसमें माइनस क्या कॉमन ले लीजिए, -y कॉमन ले लीजिए। -y कॉमन लेंगे तो अंदर का चिन्ह बदल देगा, तो ये बचेगा a, माइनस था तो प्लस हो जाएगा, और ये भी माइनस था, b वाला माइनस था तो प्लस हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। तो जो इस कोष्टक में है वही इस कोष्टक में भी है, दोनों समान होना चाहिए, तब तो समीकरण हमारा सही है।
तो अब इन दोनों में से एक को निकाल दीजिए। आप एक निकाल दिए, ए प्लस बी हो गया, और अगले क्वेश्चन क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वाई हो जाएगा। यह एक्स माइनस वाई हो गया। ठीक है, तो आंसर कौन सा मिला लीजिए, ए प्लस बी और एक्स माइनस वाई कहाँ है, ए प्लस बी एक्स प्लस वाई ये नहीं है, ये स वाला सही है, ए प्लस बी एक्स माइनस वाई। बिल्कुल सिंपल तरीके से, आई थिंक आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा होगा। नीज कहीं से भी आपको इसमें डाउट नहीं लग रहा होगा, क्योंकि बिल्कुल सिंपल तरीके से समझाया जा रहा है। अगर आप टीएसपी क्लासेस से जुड़े हैं तो मैथ में बैक लगना 0% है। मैथ में बैक 0% है, लगेगा ही नहीं। बस आप कंटिन्यू लगे रहें। 44 नंबर कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 8 एक्स प्लस 7 के गुणनखंड कीजिए। देखिए ये द्विघात समीकरण है, मैक्सिमम घात 2 है, द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण को हल करना है। चलिए इन द्विघात समीकरण को हल कर लेते हैं, इसको हम इरेज कर देते हैं। देखिए, चलिए, कह रहा है सवाल क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 8 एक्स प्लस 7 इसी द्विघात समीकरण को हल करना है। तो हम बार बार बताए हैं, द्विघात समीकरण हल करने के लिए ये जो अचर पद है, अचर पद का पहले एक्स स्क्वायर के गुणांक के साथ गुणा होता है। एक्स स्क्वायर गुणांक कितना है, 1 है, तो 7 × 1 = 7। 7 का ऐसा खंड करिए जोड़ने पे क्या आ जाए, 8 आ जाए। तो 7 × 1 = 7, और 7 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यानी हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर -7 एक्स माइनस एक्स और +7। देखिए, 7 × 1 = 7, और 7 एक्स में और 7 एक्स और माइनस एक्स जोड़ेंगे तो -8 एक्स हो जाएगा, और 7 × 1 = 7 हो जाएगा, गुणा करने पे 7 हो जाएगा। यहाँ से एक्स कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा, एक्स माइनस 7, और फिर माइनस यहाँ एक कॉमन लेंगे तो एक्स, ये माइनस कॉमन लिए इसलिए अंदर के चिन्ह को बदल देगा, ये हो जाएगा। अब जो इस क्वेश्चन में वही इस क्वेश्चन में, इन दोनों में से एक को निकाल दीजिए, एक्स माइनस 7 हो जाएगा, और अगले क्वेश्चन में एक्स-1 हो जाएगा। यही आंसर हो गया। मिला लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है, जो दोनों में माइनस होगा। तो ऑप्शन स सही है, एक्स-1 और एक्स-7, ऑप्शन स सही है। चलिए, 44 नंबर हो गया। 45 नंबर देखिए, एक्स 6 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 15। देखिए ये भी वही सवाल है, गुणनखंड द्विघात समीकरण ही है। अब इसमें सवाल को देखते हैं। दिया है सवाल, 6 6 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 15। फिर वही करेंगे, इस 15 का गुणा पहले हम ले जा करके इसमें करेंगे एक्स स्क्वायर के गुणांक से। एक्स स्क्वायर गुणांक क्या है, 6 है, तो 15×6 = 90। अभी तक इसके पहले एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 हुआ करता था, इसलिए वहां पे अलग प्रोसेस था। अब यहाँ पे क्या है कि प्रोसेस सेम है, लेकिन अब हम 15 का ऐसा खंड नहीं करेंगे घटाने पे आ जाए, एक आ जाए, नहीं। अब 15 का हम ले जा करके जब इसे एक्स स्क्वायर के गुणांक से गुणा कराए हैं, उसके बाद जो आएगा उसका हम ऐसा गुणनखंड करेंगे घटाने पे एक आ जाए। तो 15×6 = 90, कितना आया, 15×6 = 90, आ गया 90। 90 का ऐसा खंड करिए घटाने पे एक आ जाए, गुणा करने पे 90 ही रहे। तो कैसे करेंगे, आ, 90 खंड करिए, 10×9 = 90। देखिए 10×9 = 90, 10 में 9 गुणा करेंगे तो 90 हो जाएगा, और 10 में से 9 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा, जो कि एक एक्स आ जाएगा। मिल गया हमारा। तो हम लिखेंगे 6 एक्स स्क्वायर माइनस 10 एक्स प्लस एक्स माइनस 15। ठीक, ये 10 सॉरी सॉरी यहाँ 9 होगा। ओ, एक मिनट, यहाँ क्या होगा, 9 एक्स होगा। देखिए, 6 एक्स स्क्वायर माइनस माइनस 10 एक्स माइनस, माइनस नहीं प्लस, +9 एक्स। ठीक, क्योंकि 10 × 1 = 10, सॉरी 10×9 = 90, और 10 में से 9 गए एक, तो यहाँ अब देखिए ये दोनों में एक हो गए हैं, और ये दोनों एक हो गए। अब इसमें क्या कॉमन लेंगे, इसमें अगर हम 2 कॉमन लेंगे
दो कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, दो एक्स कॉमन लेंगे। क्या लेंगे? दो एक्स। इसमें टू एक्स कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, दो तिहाई छह तीन और एक एक्स बचा रहेगा, एक एक्स कैंसिल हो जाएगा, माइनस दो पंचे 10। फिर प्लस इसमें क्या कॉमन लेंगे, तीन कॉमन लेंगे। तीन तरीके नौ, तीन एक्स माइनस तीन पचे 15, ये हो गया। जो इस क्वेश्चन वही इस क्वेश्चन में आया है, बिल्कुल आया है। तो इन दोनों क्वेश्चन में से एक को निकाल दीजिए और अगले वाले को ये टू एक्स और प्लस थ्री रख दीजिए साथ में, तो हो जाएगा टू एक्स प्लस थ्री। आप बिल्कुल मिला लीजिए कौन सा सही है ऑप्शन में, वही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो थ्री एक्स माइनस फाइव कहाँ है, थ्री एक्स माइनस फाइव कहीं है, ये है थ्री एक्स माइनस फाइव और टू एक्स प्लस थ्री, ऑप्शन द सही है। कौन सही है? ऑप्शन द सही है। ठीक। चलिए, अब कर रहा है 46 नंबर कर रहा है, अंडर रूट टू अंडर रूट फोर, अंडर रूट टू अंडर रूट फोर और अंडर रूट में माइनस फोर कर रहा है, और अंडर रूट में माइनस नहीं, अंडर रूट में दशमलव फोर और अंडर रूट में दशमलव टू में परिमेय संख्या क्या है। कह रहा है इनमें से परिमेय संख्या बताइए। तो परिमेय संख्या आप किसे कहते हैं? परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिसे हम पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो देखिए, अंडर रूट टू को हम रूट से बाहर निकाल सकते हैं क्या? नहीं निकाल सकते हैं, ये अंडर रूट टू ही रहेगा। अंडर रूट फोर को हम क्या लिख सकते हैं? अंडर रूट फोर को हम दो लिख सकते हैं, रूट से बाहर निकालेंगे। और अंडर रूट दशमलव फोर है, ये भी एक पेचीदा है। और अंडर रूट में दशमलव टू है, ये भी है। तो स्वाभाविक सी बात है, हमारा जो अंडर रूट फोर है ये हमारी परिमेय संख्या है, इसे हम पी बटा क्यू के रूप में लिख लेंगे। तो अंडर रूट टू वाला की अंडर फोर वाला कौन सा है? ये ऑप्शन असही है। ठीक। और करें 47, 33.328 में अंक दो का स्थानीय मान। देखिए, अंक दो का स्थानीय मान ये, तो देखिए जब दशमलव में अंक, दशमलव में स्थानीय मान रहे, दशमलव के बाद रहे और उसका स्थानीय मान पूछे, दशमलव के बाद के अंक का स्थानीय मान अगर पूछता है, तो जितने अंक पे दशमलव है, जितने अंक पे दशमलव है, जैसे एक दो तीन, यहाँ देखिए एक दो अंक के बाद दशमलव है, दो अंक के बाद कितना अंक है, एक दो तीन है। तो इसमें किसका पूछ रहा है? दो का पूछ रहा है। जब दो का पूछ रहा है तो अगर हम इधर वाला होता तो 20 होता, लेकिन अगर दशमलव इधर है तो 0.02 हो जाएगा। एक दशमलव लगा के एक जीरो बढ़ा करके सीधा उसका आंसर हो जाएगा। अगर ये तीन का पूछता तो 0.003 हो जाता, लेकिन अगर ये दो का पूछ रहा है तो 0.02 होगा। अगर आठ का पूछता तो 0.8 होता। तो इसमें दो का पूछ रहा है तो दो का में इसका हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा सही है। ठीक। चलिए, इसको इरेज कर देते हैं। अगला क्या कह रहा है? अगला कह रहा है टू के पावर एक्स प्लस वन बराबर 16। कह रहा है, देखिए फिर ये घात वाला आ गया सवाल। कह रहा है दो के पावर एक्स पावर वन इक्वल टू 16 में यक्स का मान पूछ रहा है। कह रहा है यक्स का मान बताइए। तो इसके पहले सवाल हो चुका है, तो करिएगा क्या, आप ये बेस होता है ऊपर वाला पावर होता है, तो यहाँ इस बेस को बराबर कोशिश करिए बराबर करने की, बराबर होगा। दो के पावर यक्स प्लस वन और बराबर 16 को क्या लिख सकते हैं, दो दूनी चार दूनी आठ दूनी 16, यानी दो के पावर क्या लिख सकते हैं, चार। 16 को दो का पावर चार लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए बेस बराबर, जब बेस बराबर तो घात बराबर हो जाएगा, घात को बराबर दिखा लीजिए, यक्स प्लस वन बराबर चार, यानी बेस इक्वल देन पावर इक्वल। अगर बेस इक्वल हो गया तो पावर भी इक्वल हो जाएगा, तो यक्स प्लस वन बराबर चार। तो यक्स बराबर कितना हो जाएगा, चार और एक इधर पंचांतर करेंगे, एक हो माइनस हो जाएगा, यक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तीन। यक्स की वैल्यू कितनी आ गई, तीन। आंसर कौन सही है, ये। अगर आप उत्तर की जांच करना चाहते हैं तो देख लीजिए, इसी मान रख दीजिए इसमें, इसी मान रखिए। देखिए यहाँ दिखा देते हैं, टू के पावर एक्स प्लस वन बराबर 16। दो के एक्स का मान कितना आया, तीन, यहीं रख दीजिए, दो के पावर तीन रख दीजिए, तीन प्लस वन बराबर 16। तो दो के पावर कितना हो गया, तीन एक चार, दो के पावर कितना हो गया, चार बराबर 16। दो के पावर चार की वैल्यू कितनी आती है, 16 बराबर 16।
बराबर है कि नहीं बराबर है? यानी उत्तर की जांच आप करना चाहते हैं तो आप उत्तर की जांच भी कर सकते हैं। तो 16 बराबर 16 आ गया। तो यक्स का मान कितना आएगा? 3 आएगा। ऑप्शन ब सही है। ठीक। अब देखिए 49 क्वेश्चन कह रहा है कि 1/8 माइनस 3/8 प्लस 2/8 भागे 1/4 यानी 1/4 का 1/2 का मान होगा। देखिए प्रश्न ये है। यदि इसको इरेज कर देते हैं, यही लगाते हैं। तो ये सवाल ये क्या कह रहा है? कह रहा है 1/8। सवाल है 1/8 माइनस 3/8 प्लस 2/8 भागे 1/4 का मतलब होता है गुणा का 1/2। 1/2 इसको हम हल करेंगे तो 1/8 को ऐसे रहने दीजिए, माइनस 3/8 को भी ऐसे रहने दीजिए, प्लस 2/8 है। इस भाग के चिन्ह को अगर बदलना चाहें, गुणा में करना चाहें तो ये बदल जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, अंक उल्टा हो जाएगा। गुणा का निशान यहाँ लगाइए और जो 1/4 है ना वो 4 के बटा 1 हो जाएगा, इंटू 1 के बटा 2 हो जाएगा। तो देखिए 2 से 2 कैंसिल और 4 दूनी के 8। तो यानी क्या बचा? 1 के बटा 8 माइनस 3 के बटा 8 और प्लस क्या बचा? 1 के बटा 2 बच गया। तो देखिए इधर ध्यान लीजिए। अब इसका एलसीएम ले लीजिए आप 8। जब इसका एलसीएम 8 ले लेंगे तो ये दोनों बराबर है तो ऊपर वाला उतर जाएगा 1 - 3 और प्लस 2 चौके 8 कितनी बार गया? 4 4 एक का 4 हो गया, ये हो गया। तो अब इसको कर लीजिए 4 और 1 कितना हो जाएगा? 5 माइनस 3 के बटा 8 तो कितना आ गया? 5 में से 3 गया 2, 2 के बटा क्या हो गया? 8 हो गया। काट दीजिए। 2 चौके 8 कितना आया? 1 के बटा 4। आंसर कितना होगा? 1 के बटा 4। देखिए कौन सा ऑप्शन सही है? -7/4 प्लस 7/8, 7/4, 3/8। ये तो एक भी ऑप्शन नहीं मिल रहा है। 7 7 7 नहीं, ये ऑप्शन गलत है, बिल्कुल ऑप्शन गलत है। इसका आंसर 1/4 होगा। 7 आ ही नहीं सकता। इसका आंसर क्या होगा? 1/4 होगा। इसलिए इसको करेक्शन कर लीजिएगा। सवाल में इसमें आंसर में गलत दिया हुआ है। इसका आंसर क्या होगा? 1 के बटा 4 होगा। ठीक है। चलिए देखिए लास्ट क्वेश्चन है। और क्वेश्चन है नहीं, 50 तक लास्ट क्वेश्चन है। एक त्रिभुज की भुजाएं 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज होगा। देखिए ऐसा इसके पहले पहला सवाल पूछा था, लेकिन वहां दिया था यहाँ 8 दे दिया था समथिंग। तो एक त्रिभुज की भुजाएं 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज होगा। बिल्कुल देखिए इसमें तीनों भुजाएं क्या है, अगर मान लीजिए ये 2 है और ये 3 सेंटीमीटर होगा, अगर हो सकता है ये 3 सेंटीमीटर हो तो ये वाला कौन सा है? ये 5 सेंटीमीटर। 2 3 5, ये तीनों भुजाएं अलग अलग हैं। तो जब तीनों भुजाएं अलग हैं तो कौन सा होगा? विषम बाहु त्रिभुज हो जाएगा। कौन सा त्रिभुज हो जाएगा? विषम बाहु त्रिभुज होगा। ठीक है। ये ऐसा नहीं कि इसमें त्रिभुज संभव नहीं है, ऐसा नहीं है। पहला वाला सवाल था जिसमें त्रिभुज संभव नहीं था क्योंकि वो एक जो भुजा दे दी थी बहुत बड़ा दे दिया था, इसलिए वो संभव नहीं था। लेकिन यहाँ पे बिल्कुल संभव है। और वो कौन सा संभव है? विषमबाहु त्रिभुज बनेगा। ठीक है। तो दोस्तों हम लोग आज सीरीज में 50 क्वेश्चन किए हैं। आप 50 क्वेश्चन को बड़ी गंभीरता के साथ अच्छे से आप देख लीजिए। अ, यहाँ से प्रश्न अवश्य आता है क्योंकि ये देखिए बीटीसी 2015 में पूछा गया है, बीटीसी 2015 में ये भी पूछा गया है। सारे प्रश्न ये इंपॉर्टेंट है, पूछे गए हैं। ठीक है। तो आप इसको एक बार अवश्य देख लीजिए। और सीरीज का ये चलता रहेगा। उसके बाद अभी कुछ चैप्टर मैथ में बाकी है, बिल्कुल उसको हम भी कराते भी रहेंगे और सीरीज भी साथ में चलता रहेगा। आप दोनों को देखते रहिए, सीरीज अवश्य देखिए क्योंकि समय बहुत कम है। और टीएसपी क्लासेस से जुड़ जाइए। कहीं से भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। और हाँ, आप अगर टीएसपी क्लासेस से नए हो तो प्लीज आप सब्सक्राइब कर दिया करिए चैनल को और देखने के बाद लाइक कर दिया करिए। आप लोग देख लेते हैं वीडियो लेकिन लाइक नहीं करते हैं, तो ये बहुत गलत बात है। आप लोग वीडियो देखने के बाद लाइक कर दिया करिए। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आप कमेंट अवश्य कर दिया करिए कि हाँ इसमें ऐसे होना चाहिए वो, या ऐसा जो भी आपको प्रॉब्लम हो आप बिल्कुल बता सकते हैं, निश्चिंत बता सकते हैं। ठीक है।
तो दोस्तों हम मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, सीरीज के साथ मिलेंगे। इसके आगे जो रहेगा, जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न रहेंगे उसको उसके साथ मिलेंगे। तो तब तक के लिए हम लोग अलविदा करते हैं। चलिए ठीक है। ओके बाय।